नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम अनिवार्य सैद्धांतिक प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कोठारी कमीशन का अध्ययन करेंगे, अर्थात कोठारी आयोग। और यह कोठारी आयोग जो था, इसको हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जो 1964 से लेकर 66 के बीच अपना वर्क किया। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, और उन्हीं के नाम पर इसको हम कोठारी आयोग कहते हैं। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसकी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अथवा कोठारी कमीशन का जो गठन था 14 जुलाई 1964 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी तथा सचिव जो है जेपी नायक थे। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें 6 विदेशी थे। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति अथवा राष्ट्रीय विकास प्रस्तुत की 29 जून 1966 को। एक महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है आपसे कि जो कोठारी कमीशन अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो शीर्षक था किस नाम से प्रकाशित किया गया, तो शीर्षक उसका था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति अथवा विकास। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लें। आयोग का जो कार्य क्षेत्र था वह निम्नलिखित है। तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो है आमूल चूल परिवर्तन करना, अर्थात गहनता से अध्ययन करने वाला यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम आयोग था। और उस समय जो शिक्षा में दोष व्याप्त हो गए थे, उस दोष या असंतोष के कारणों का पता लगा के सुधार करने का काम इस आयोग ने किया। शिक्षा के नियोजन और प्रशासन के संबंध में भी यह सरकार को सुझाव देने का काम किया। पूरे देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना। आपसे पूछा जाता है कॉमन स्कूल सिस्टम किस आयोग की देन है, तो कॉमन स्कूल सिस्टम जो है आपका कोठारी कमीशन अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की देन है। इसका मतलब होता है कि देश के सर्वांगीण विकास, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तीनों प्रकार के विकास सम्मिलित हों, उसको हम समान रूप से विकसित हों, इस पे इस आयोग ने ध्यान दिया। देश में सभी स्तरों की शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के उपाय की खोज करना और सरकार को सुझाव देना, अर्थात सभी स्तर का मतलब ये होता है प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा पर इन्होंने गुणात्मक विकास उन्नयन के बारे में खोज कर सुझाव देने का काम किया। जो आयोग के सदस्य थे इस पीपीटी में आपके समक्ष है। तो मेन जो 17 सदस्य थे उसमें 6 विदेशी थे, और जिस आयोग के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर डीएस कोठारी। प्रोफेसर डीएस कोठारी के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये जो है इनके बारे में आपको याद करना है और नोट करना है। प्रोफेसर जो डीएस कोठारी जी थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक सलाहकार थे। तो एक बात स्पष्ट है कि मिस्टर डीएस कोठारी वैज्ञानिक थे,
दूसरा पॉइंट, यह सन 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। तीसरा पॉइंट कोठारी जी के बारे में महत्वपूर्ण है कि इन्हीं के नाम पर जो साइंस में फेलोशिप दी जाती है, जब आप पीएचडी करेंगे या नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम उत्तीर्ण होंगे तो उसमें साइंस CSIR वाले जो केमिस्ट्री में जो फेलोशिप दी जाती है वो प्रोफेसर DS कोठारी के नाम पर ही दी जाती है। तो इनसे तीन महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है कि आयोग के अध्यक्ष कोठारी आयोग चाहे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे, प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे उस समय जो एक आयोग के अध्यक्ष भी बने। तो आपका ये तीनों प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर DS कोठारी होगा। इनके साथ साथ सचिव JP नायक थे और ये महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इनको आप नोट कर याद करें। आयोग के जो सुझाव एवं सिफारिशें थीं उनको जो है निम्न बिंदुओं में समाहित किया गया है। वो निम्न प्रकार से हैं। शिक्षा के उद्देश्य और राष्ट्रीय लक्ष्य ना, आयोग का जो प्रथम बिंदु था वह कहता है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए और राष्ट्रीय लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए, शिक्षा की संरचना एवं स्तर क्या हो, अध्यापक की स्थिति क्या हो, छात्र संख्या एवं जनबल कैसा होना चाहिए, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षण, स्त्री शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा पर बल कैसी होनी चाहिए, उच्च शिक्षा, व्यवसाय एवं प्राविधिक शिक्षा, शिक्षण विधियां, निर्देशन एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव इन्होंने इन बिंदुओं पर बड़े विस्तृत ढंग से प्रकाशित किया। जो आयोग की कमेटी गठित की गई, सारे सदस्यों और अध्यक्ष तथा सचिव मिलकर के संपूर्ण रूप से शिक्षा को पर जो है काम करके उसको सुधारने पर बल दिया। तो इसके प्रथम पॉइंट जो बिंदु है, शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में इन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि शिक्षा को राष्ट्र के विकास का क्या होना चाहिए, मूल आधार माना जाना चाहिए। उसने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य निर्धारित किए अथवा लक्ष्य निर्धारित किए, जिसको हम पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा देते हैं। आज जो इसमें वृत्त में देख रहे हैं ये 5 उद्देश्य अथवा 5 पंचमुखी कार्यक्रम हैं, जिसमें कहा गया है शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि किया जाए, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा द्वारा लोकतंत्री मूल्यों का विकास किया जाए, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, पाश्चात्यकरण नहीं आधुनिकीकरण अर्थात तकनीक रूप से विकसित करना, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो इन पंचमुखी कार्यक्रम को राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए शिक्षा के माध्यम से सुधारने पर बल देने हेतु इस आयोग ने सुझाव दिया। जो शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव प्रस्तुत करते हुए इस आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य सरकार प्रांतीय स्तर पर एक एजुकेशन का एक्ट बनाए, अर्थात शिक्षा अधिनियम बनाए, उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का काम करें। जब तक ये काम नहीं होगा नियम पूर्वक, तब तक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना कठिन होगा। अखिल भारतीय स्तर पर इस सुझाव ने कहा कि NCERT को विद्यालय शिक्षा का भार दिया जाए। आप जानते हैं कि NCERT की स्थापना 1961 में किया गया
और यह विद्यालय स्तर यानी कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है। तो इसको जो है सारे प्रभार देने की बात इन्होंने की। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को जो कैब है इसको भी अधिकार देने की बात की गई। केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान पूछ देता है कि जीडीपी कितनी होनी चाहिए शिक्षा। तो कोठारी कमीशन ने जो जीडीपी की निर्धारित की थी वह 6% है। संपूर्ण जितना वित्तीय व्यवस्था जो आपका निर्धारित के बजट पेश किया जाता है फरवरी या मार्च माह में पूरे साल का, तो उसमें 6% जो है शिक्षा पर काम किया जाए। बजट जो है 6% शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाए। राज्य में स्थानीय संस्थाओं को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार सौंपा जाए। यानी कह रहा है कि कुछ जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की जो है उनके ऊपर सौंपा जाए। शैक्षिक नियोजन केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर जो है अलग अलग किए जाए तो शिक्षा अलग अलग किए जाए तो शिक्षा के प्रशासन और वित्त तथा नियोजन संबंधी ये प्रमुख सुझाव थे। इसके द्वारा जब हम निर्धारित कर लेंगे तब प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक की संपूर्ण शिक्षा बड़े प्रभावी ढंग से प्रदान हो पाएगी। जो शिक्षा के संरचना संबंधी सुझाव पर जो इस आयोग ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा 10 वर्ष की जो है सामान्य शिक्षा हो, जिसमें इन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष और प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा। निम्न प्राथमिक 4 से 5 वर्ष और उच्च प्राथमिक 3 वर्ष अर्थात 5 से 8 वर्ष तक क्या निर्धारित किया जाए। 3 वर्ष यानी कक्षा 6 से 8 और 3 से 5 प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक 1 से 3 वर्ष, निम्न प्राथमिक 5 वर्ष का होना चाहिए और उच्च प्राथमिक 3 वर्ष का होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक 1 से 3 वर्ष जो नर्सरी में जाते हैं बच्चे उनका। और माध्यमिक शिक्षा पर विचार करते हुए कहा कि निम्न माध्यमिक शिक्षा जो होना चाहिए उसको 2 भागों में बांटा जाए, सामान्य वर्ग और तथा व्यावसायिक वर्ग। सामान्य वर्ग जो 2 से 3 वर्ष तथा व्यावसायिक वर्ग 1 से 3 वर्ष। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है 2 से 3 वर्ष की होनी चाहिए, इसमें भी व्यावसायिक वर्ग 1 से 3 वर्ष। स्नातक शिक्षा पर इन्होंने जो बात की वह 3 वर्ष की होनी चाहिए, जिसमें प्रमुख रूप से हम क्या अध्ययन करते हैं, आर्ट साइड है, साइंस साइड है, वाणिज्य यानी कला विज्ञान वाणिज्य कॉमर्स, ये जो आप प्रमुखतया देखते हैं इनको, इसके बारे में सर्वप्रथम यही कोठारी कमीशन ने कहा था। स्नातक शिक्षा इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी 3 या वर्ष की अवधि हो। स्नातक शिक्षा 2 या 3 वर्ष का होना चाहिए। अनुसंधान कार्य 2 या 3 वर्ष जो आप पीएचडी करते हैं इसका निर्धारण भी इन्होंने 2 या 3 वर्ष निर्धारित किया। विशेष इस पे बात देने की बात यह है कि इन्होंने जो कहा वो कहा कि जो 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा हो वो उसको परीक्षा से मुक्त किया जाए और कक्षा 1 में प्रवेश की आयु जो है 6 वर्ष की होनी चाहिए। विषय में विशिष्टीकरण 10वीं के पश्चात हो, यानी विषय का जो परिवर्तन हो कक्षा 10 के बाद होना चाहिए और 10 से पहले 1 से 9 तक संपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। 10+2+3 शिक्षा संरचना का सुझाव भी इसी आयोग ने दिया। ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है कि 10+2+3 शिक्षा संरचना का सुझाव किस आयोग ने दिया, तो कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में किया। अध्यापक की स्थिति और शिक्षा संबंधी सुझाव प्रेषित करते हुए इस आयोग ने कहा कि शिक्षकों को न्यूनतम वेतन क्रम में समानता, वेतन क्रम में पर्याप्त वृद्धि का सुझाव होना चाहिए। योग्यता के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए। शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
शिक्षकों के कार्य एवं घंटे के द्वारा किए गए अन्य कार्य का भी देखकर निर्धारण करना चाहिए। अगर अतिरिक्त कार्य करता है तो उसको कुछ और बजट वित्त देने का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षकों के लिए सरकारी आवास की सुविधा प्रदान की जाए। शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति का भी इस आयोग ने बड़े तन्मयता के साथ प्रावधान किया। शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव देते हुए कहा कि शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा विषय में बीए अथवा एमए पाठ्यक्रम शामिल किया जाए। प्रशिक्षण के लिए स्टैंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का निर्माण किया जाए। शिक्षण अभ्यास में गुणात्मक उन्नति हो। प्रशिक्षण की जो अवधि हो 2 वर्ष प्राथमिक होंगे, 1 वर्ष माध्यमिक, इसके बाद में 2 वर्ष कर दिया गया। प्रशिक्षण संस्थान जो भी हो उसमें भी उन्नति होनी चाहिए। छात्र संख्या व जनबल पर ध्यान देते हुए इस आयोग ने कहा कि आगामी 20 वर्षों के लिए छात्र संख्या से संबंधित राष्ट्रीय नीति का निम्न प्रकार से लक्ष्य होना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा 7 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, यानी कक्षा 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की। निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार करने पर बल दिया। केवल इच्छुक एवं योग्य प्रतिभाशाली छात्रों को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए ताकि छात्रों की भीड़ को रोका जा सके। प्रोफेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल शिक्षा के विस्तार पर बल दिया जाए। जो आजकल डिग्रियां बांटी जा रही हैं तो उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं, एक ऐसा मापदंड किया जाए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सारे भीड़ को रोका जाए, योग्य ही छात्र एडमिशन प्रवेश ले सकें उस शिक्षा हेतु। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को ध्यान में भी रखकर किया जाना चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल देते हुए इन्होंने कहा, शैक्षिक अवसरों की समानता से मतलब ये होता है कि शिक्षा में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए, ऊंच नीच भेदभाव न किया जाए। तो इस पर बल देते हुए इसने कहा कि निःशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का सभी के लिए मुक्त कर दी जाए, निःशुल्क कर दी जाए। पिछड़े एवं अपवंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था एवं योजनाएं लागू की जाएं। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। विद्यालय शिक्षा के प्रशासन एवं निरीक्षण सुपरविजन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या को निर्धारित किया जाए। उन पाठ्यचर्या के निर्माण के कुछ सिद्धांत विकसित किए जाएं कि किस कक्षा के लिए कौन से नियम निर्धारित हैं, कौन सा पाठ्य पुस्तक पढ़ाना उचित रहेगा, उनके कुछ नियम और सिद्धांत विकसित किए जाने चाहिए। विद्यालय शिक्षा की शिक्षण विधियों संबंधी भी किस शिक्षण विधि का प्रयोग होना चाहिए, जैसे चिंतन, मनन, व्याख्यान, प्रायोगिक, ये सब शिक्षण विधि हैं, इनका समावेश हो। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, निर्देशन एवं परामर्श तथा मूल्यांकन का भी प्रावधान इन्होंने किया कि जब तक ये नहीं होंगे तब तक विद्यालय शिक्षा का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इन्होंने अपना संशोधित त्रिभाषा सूत्र फार्मूला भी एक विकसित किया। त्रिभाषा सूत्र एक बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है कि त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने दिया। इसके पहले जो हमने 2 आयोग पढ़े हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, और ये तीसरा आपका हम कोठारी आयोग पढ़ रहे हैं। तो ये अभी पूछ लेगा कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, तो उसका यही आंसर है कि कोठारी कमीशन ने जो है त्रिभाषा सूत्र की बात की। इन्होंने 2 प्रकार से बांटा इसमें त्रिभाषा सूत्र में, एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र। तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के इन्होंने त्रिभाषा सूत्र के रूप में कहा
कि एक कम से कम मातृभाषा हो, दूसरा संघ की राजभाषा हो, तीसरा अंग्रेजी भाषा हो, जो मतलब जिसमें जहाँ हिंदी न पढ़ाई जाती हो, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए इन्होंने निर्धारित किया। और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए इन्होंने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जो उस क्षेत्र में बोली जाती हो, तो उस पे जो है उसको पढ़ाने की बात की। जैसे आप उत्तर प्रदेश का ही ले लें, तो प्रथम जो है हिंदी भाषी है, लेकिन दूसरा भाषा कौन सी है आप हमें बताइए। ग्रुप में प्रेषित करिए कि उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है, इसको खोजने का प्रयास करें। तो इसको रखने की बात इन्होंने की। तो त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने गैर भाषी क्षेत्र, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र के आधार पर प्रतिपादन किया। और निम्न माध्यमिक में तीनों भाषाओं का अध्ययन और उच्च शिक्षा में भाषा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। यानी अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें इसकी अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया। जो उच्च शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने जो सुझाव दिया, तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि नवीन ज्ञान की खोज एवं विकास पर बल, शिक्षा का माध्यम पूर्व स्नातक स्तर पर यथासंभव क्षेत्रीय भाषा हो, परास्नातक पर अंग्रेजी हो। उस शिक्षा में कार्य करने वाले अध्यापकों को 2 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। चयनात्मक प्रवेश प्रणाली हो, उच्च शिक्षा में केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश देने का प्रावधान किया जाए। विश्वविद्यालय को पर्याप्त स्वाधीनता होनी चाहिए, अर्थात उस पर अपनी हुकूमत न चलाई जाए, स्वतंत्रता पूर्वक उनको अपना कार्य करने देना चाहिए ताकि शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन किया जा सके। प्रौढ़ शिक्षा पर जो सर्वप्रथम बल दिया इन्होंने ही। और प्रौढ़ शिक्षा होती क्या है? जो बालक या छात्र, स्टूडेंट शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, तो उन बालकों के शिक्षा संबंधी इन्होंने सुझाव दिया कि कोई किसी कारणवश शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो ऐसे 15 से 30 वर्ष तक के उम्र के तक के बच्चों को प्रौढ़ शिक्षा कहा गया कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा संबंधी इनका प्रावधान किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोठारी आयोग ने 3 विचार प्रस्तुत किए कि प्रौढ़ शिक्षा जो हो वो कौशल पर आधारित हो, यानी 15 वर्ष के बाद व्यावसायिक शिक्षा जरूरी हो जाती है जीवन यापन के लिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो प्रौढ़ शिक्षा हो कौशल पर आधारित हो, व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति सजीव समस्याओं के समाधान हेतु रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। उसके पढ़ने लिखने और गणित में को ऐसी कुशलता विकसित करनी चाहिए ताकि वह व्यक्तिगत साधनों द्वारा अपनी शिक्षा को जारी रख सके। इस पर बात करते हुए, इन विचारों पर बात करते हुए इन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया गया। इन्होंने सुझाव दिए कि निरक्षरता उन्मूलन से तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को साक्षर होना चाहिए। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा जरूरी है, सभी को शिक्षा दिया जाए, जड़ से निरक्षरता को दूर कर दिया जाए। इसमें 20 वर्ष से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, अर्थात 20 वर्ष में ही सारी चीज सभी को शिक्षा प्राप्त हो जानी चाहिए। शिक्षा अनवरत दी जाए, प्रौढ़ भी स्कूल कॉलेज के समान डिग्री प्राप्त कर सकें। संक्षिप्त पाठ्यक्रम, यानी इसमें महिलाएं होती हैं वो जो घर का भी काम काज देती हैं, तो पाठ्यक्रम का जो स्वरूप हो वह संक्षिप्त होना चाहिए। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सुझाव देते हुए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया और कहा कि स्त्री शिक्षा पर संपूर्ण रूप से बल दिया जाए और यह स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन्होंने विशेष प्रयास किए। शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जिसमें बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु
पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की वकालत की, माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की जिसमें बालक बालिका का अनुपात 2:1 हो जाए। जहां महिलाओं की उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो वहां अलग अलग से महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए। स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम यानी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम की भी व्यवस्था की जाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस पर विचार करते हुए निम्न पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं। शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए समान होने चाहिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बालिकाओं के लिए अलग से एक गृह विज्ञान की व्यवस्था की जाए और बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क वाहन सेवा, कम खर्चीले छात्रावास की व्यवस्था इत्यादि बिंदुओं पर सफलतापूर्वक ध्यान दिया जाए। कृषि संबंधी शिक्षा कृषि शिक्षा संबंधी सुझाव पर इन्होंने अपना ध्यान महत्वपूर्ण रूप से डाला और कहा प्राथमिक स्तर पर छात्रों की कृषि की सामान्य जानकारी प्रदान किया जाए। माध्यमिक स्तर पर कृषि से संबंधित कार्य अनुभव पर बल दिया जाए। उच्च स्तर पर कृषि विषय में विशिष्टीकरण की व्यवस्था की जाए। जैसे जो लोग एग्रीकल्चर से बीएससी करते हैं तो उस प्रकार की डिग्री प्रदान किया। कृषि महाविद्यालय के पास 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो ताकि जो है कि जो भी विषय का अध्ययन करें उसको प्रायोगिक रूप से भी सीख सकें। प्रत्येक 5 वर्ष बाद यूजीसी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उसका निरीक्षण किया जाए। कृषि विश्वविद्यालय में 1000 एकड़ भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में एक कृषि विश्वविद्यालय, स्नातक एवं स्नातक में अनुसंधान कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए का विकास होनी चाहिए। पर इन्होंने उपयुक्त रूप से कृषि संबंधी शिक्षा पर संपूर्ण रूप से सुझाव विकसित किया। तो ये रहा है आपके राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जो है शिक्षा संबंधी आमूलचूल रूप से प्रयोग और सुधार तथा सुझाव देने का बल जो ने संपूर्ण रूप से बल दिया। इसी के आधार पर जो हमारी प्रथम शिक्षा नीति 1968 थी जो 14 जुलाई 1968 को नियुक्त की गई थी, इसी आधार पे बनी थी। इसको अलग पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में क्या भिन्नता है, तो कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं, दोनों में समानता है। जो जो आयोग के जो सुझाव थे वही प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा के भी सुझाव थे। तो इसी आयोग के आधार पर लिखा भी है कि 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण प्रारंभ किया गया। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। शिक्षा की संरचना 10+2+3 त्रिभाषा सूत्र लागू। 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम का निर्माण। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित का अनिवार्य अध्ययन। +2 में व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ। उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स 3 वर्षीय। व्यावसायिक तकनीक प्रबंध शिक्षा का विस्तार। शिक्षक शिक्षा में भी सुधार। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भी सुझाव इन्होंने दिया। ये महत्वपूर्ण इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रभाव थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो शीर्षक था क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, इसमें कितने सदस्य थे और कितने विदेशी सदस्य थे, इसने कब जो है अपना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया और इसके क्या सुझाव तथा लक्ष्य निर्धारित किए, इनका हम लोगों ने संपूर्ण रूप ढंग से इस पर प्रकाश डाला, जाना, गहनता से अध्ययन किया। आप इसको नोट के रूप में लिख करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ग्रुप में प्रेषित कर दें। और हमारा होमवर्क आप लोगों से एक है कि एक प्रश्न है उसको नोट करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाई जाती है। नंबर 1, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 2, और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 3, इनका
इसको जो है नोट कर इनके उत्तर को लिखकर ग्रुप में प्रेषित करें। धन्यवाद। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं।